everyone, welcome to PEF's Commerce classes. I am Japneet Kaur. So today we are going to do the second method of calculating national income, that is income method. तो चलिए करते हैं start. तो आज हम दूसरा मेथड नेशनल इनकम का करने जा रहे हैं, जो उसकी कैलकुलेशन में क्या होता है, यूज होता है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड है, दैट इज इनकम मेथड, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इनकम मेथड है क्या। इनकम मेथड इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by factors of production during an accounting year। तो कहते हैं नेशनल इनकम जो मेथड है या इनकम मेथड जो हमारा नेशनल इनकम का पार्ट है, वो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करता है, तो वो फैक्टर इनकम्स पे रिलाई करता है, फैक्टर इनकम्स का सम करता है, उनको एडिशन करता है। जैसे हमने पढ़ी थी कि 4 फैक्टर इनकम्स होती हैं, 4 फैक्टर इनकम्स होती हैं, दैट इज रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड wages and salaries, राइट। हमारे बेसिक लेक्चर में हमने ये की थी 4 फैक्टर इनकम्स। तो जो इनकम मेथड है, फैक्टर इनकम्स को ऐड करके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमा रहे हैं, राइट, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। तो चलिए हम अपने मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो जो कंपोनेंट्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अंडर इनकम मेथड, तो देखिए 5 कंपोनेंट्स जो हैं पार्ट बनते हैं इसका। फाइन, चल पहला देखते हैं। पहला जो मेन हेड बनता है दैट इज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट आगे 3 चीजों से कंबाइन होके बनता है। प्रॉफिट आगे 3 चीजों से कंबाइन होके बनता है। तो पहला है हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या हम इसे बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, या हम किसे बोल देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को भी बोल देते हैं। मीन्स टू से जो प्रॉफिट है हमारा, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, या तो वो कॉर्पोरेट टैक्स में चला जाता है, या वो शेयर होल्डर्स को क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रख लिए जाते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड या रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं, जब कंपनी को प्रॉफिट तो हो पर वो डिविडेंड की फॉर्म में उसे डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहती हो, वो कुछ पैसा अपने पास ही रख लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं, राइट। सो दिस इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अगर आपको प्रॉफिट का हेड दिया हुआ है तो आपको इन 3 चीजों को ऐड ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर इनमें से 2 आइटम भी दिए हुए हैं तो 2 को ऐड कर सकते हैं, फाइन। अगर आपको प्रॉफिट का हेड दिया हुआ है, प्रॉफिट का हेड दिया हुआ है, तो आपको इन 3 चीजों को ऐड करने की या इन तीनों चीजों को कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इनकी अमाउंट ऑलरेडी प्रॉफिट में क्या है, ऐड ऑन है, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट तो आपको पता है कि आपकी जो जमीन है अगर आप किराए पे चढ़ा दो या कोई भी बिल्डिंग वगैरह किराए पे चढ़ा दो तो आपको क्या मिलता है, उसमें रेंट मिलता है। रॉयल्टी होती है जब आप अपना पेटेंट किसी को यूज करने के लिए दें, कॉपीराइट यूज करने के लिए दें और वो उसके बदले में आपको क्या दे रहा है, एक तरह का किराया ही दे रहा है, जिसे हम रॉयल्टी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। कैपिटल के अगेंस्ट हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम।
जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज की इनकम, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं बंदे जिन्होंने अपना काम शुरू किया होता है, या फार्मर हो गया इन कैटेगरी में, फार्मर्स हो गए, एंटरप्राइजेस जिनकी सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्राइजेस हैं, ये जो एंटरप्राइजेस उनकी अपनी ही हैं, फाइन। तो ये हम इनकी क्या है, एग्जाम्पल है। देयर आफ्टर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, compensation of employees, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स जो वेजेस एंड सैलरीज ही हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, इनके अंडर देखो कौन कौन से हेड आते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। अब जो कंपनसेशन मिल रही है एम्प्लॉयज को, इट मीन्स पैसा मिल रहा है, वो अकेला कैश में नहीं है, इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब बंदे को 50,000 सैलरी मिल रही है और रहने के लिए एक क्वार्टर मिल रहा है या अपार्टमेंट मिल रहा है रहने के लिए, इन काइंड। अब उसका जो रेंट है वो सेव ही होगा ना, तो कंपनी ने कैश में भी एक चीज दे दी, काइंड में भी दे दी, राइट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर्स contribution to social security benefits, social security benefit। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, आपने देखा होगा कि कंपनी में क्या करता है, पीएफ वगैरह करता है, राइट, पीएफ वगैरह कटा, तो वो क्या हुआ, एक तो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से डिडक्ट करता है पीएफ, और एक एम्प्लॉय में से निकाला जाता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसको इंक्लूड किया जाएगा, एक तरह की आपकी सैलरी में ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। अब मैंने बोला कि पीएफ में एम्प्लॉय भी करेगा और एम्प्लॉयर भी करेगा, पर जो नेशनल इनकम में इस मेथड में लेते हैं हम, सिर्फ एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन लेते हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी भी काउंट नहीं होता। बिकॉज मेन रीजन ये है कि वो अपनी सैलरी में से ही कुछ पार्ट दे रहा है और सैलरी कैश में काउंट हो ही गई है, तो डबल इफेक्ट हो जाएगा, फाइन। तो आपने इसको इंक्लूड नहीं करना, ये इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको बहुत बार कंफ्यूजन के लिए ये दिया होगा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का आएगा कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का नहीं आएगा। ओके, सो दीज आर दी 5 कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। पहले प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट का हेड नहीं दिया हुआ, इन तीनों चीजों में से कोई भी 2 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं या 3 दिए हुए हैं, तो आप तीनों को ऐड करके क्या कर लोगे, निकाल लोगे अपना प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो इन तीनों चीजों को क्या करना है, इग्नोर करना है। देयर आफ्टर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूट नहीं करना अगर क्वेश्चन में आता है, बिकॉज वो सैलरी का ही पार्ट होता है इनकी। तो अगर हम देखें तो मेथड को कैसे याद रख सकते हो, PRIME, प्राइम लगा के, प्राइम, P stands for profit, R stands for rent and royalty, I stands for interest, M stands for mixed income and E stands for compensation of employees। आप इसे प्राइम भी कह सकते हो, क्योंकि प्राइम को ऐड करना है हमने, चलेगा। तो इनकम मेथड में 5 कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, प्राइम की तरह याद रखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट आगे 3 कैटेगरीज में बांटा है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग। अगर प्रॉफिट का हेड गिवन है तो इनको इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो इन तीनों को ऐड करके आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, मिक्स्ड इनकम है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन में 4 चीजें आती हैं, पर हम एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज वो ऑलरेडी, उनको इंक्लूड नहीं करना, वो इनकम अपनी सैलरी का ही पार्ट है। और अगर आपको एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन में, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में ओल्ड एज पेंशन दी गई हो,
ओल्ड एज पेंशन दी गई हो तो इसको इंक्लूड नहीं करना। आपको ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, बट ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, ये है क्या है, पेंशंस हैं। आपने पढ़ा था कि जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं हमें उन नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। अगर आप किसी कंपनी में काम करके आए हो, अगर आप किसी कंपनी के क्या हो, एम्प्लॉय थे, ठीक है, उनका स्टाफ थे, तो अगर आपको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है तो वो इंक्लूड होगा। अदरवाइज अगर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सिडी, वो इंक्लूड नहीं होगा, राइट। अगर ओल्ड एज पेंशन आ जाए तो वो इंक्लूड नहीं होगी इस मेथड में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ऑल राइट, आगे इस क्वेश्चन में समटाइम्स हमें आ जाता है कि फाइंड आउट ऑपरेटिंग सरप्लस। इसी मेथड में आता है फाइंड आउट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस किससे बनता है? जब ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाए तो ये तीन कंपोनेंट से बनता है, दैट इज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जैसे हम बोल लेते हैं RIP, इसे RIP से याद रखना है ऑपरेटिंग सरप्लस को। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स को क्या करना है, ऐड ऑन करना है। फाइन, ओके। इसे हम रख लेते हैं एक बॉक्स में ताकि याद रहे। ओके, चलिए तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड यही था, 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 में क्या है, प्राइम, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आगे इन दोनों के कंपोनेंट्स को, प्रॉफिट और एम्प्लॉइज के आगे कंपोनेंट्स को हमने क्या करना है, याद रखना है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पूरा दिया हुआ है तो इनमें से कोई भी चीज उठाने की जरूरत नहीं है, इट मीन्स ये ऑलरेडी 4 कंपोनेंट्स इसमें एड ऑन है। फाइन, चलिए तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहली हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। और हमें पता है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। एंड द पॉइंट वर्थ नोटिंग हियर इज दैट कि ये जो मेथड है इनकम मेथड, ये अराइव करता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे। ये कहां पे अराइव करता है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे। जैसे वैल्यू एडेड मेथड GDP एट MP पे जाता था, वो GDP एट MP पे जाता था। वैल्यू एडेड मेथड कहां पे जाता था, GDP एट MP पे जाता था वैल्यू एडेड मेथड। ये मेथड जब हम प्राइम को ऐड करेंगे चीजों को, वो कहां पे जाएगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे। अब आगे हम NDP एट फैक्टर कॉस्ट को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और भी जो रिलेटेड एग्रीगेट्स है, 7 रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो डोमेस्टिक इनकम मींस यहाँ पे NDP एट फैक्टर कॉस्ट ही फाइंड आउट करने के लिए कही है। और अगर हम इनकम मेथड लगाते हैं तो हम कहां पे पहुंचते हैं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे ही। फाइन, चलिए तो सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम प्राइम मेथड लगाएं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, इनकम मेथड चूज करें, तो हम क्या करेंगे, एड P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट प्लस रेंट और रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसे मैं COE लिख रही हूं। चलिए तो देखते हैं प्रॉफिट कहां पे है हमारा, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट पर हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट आगे 3 चीजों से निकलता है, प्रॉफिट आगे 3 चीजों से फाइंड आउट होता है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें दी हुई है कॉर्पोरेशन टैक्स 460, और क्या दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300 एंड डिविडेंड 940। तो अगर हम देखें कि प्रॉफिट कैसे निकला है हमारा, तो हमने क्या क्या ऐड किया, कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हम और क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस डिविडेंड
राइट। तो हम इन अमाउंट्स को ऐड कर देते हैं, 460 प्लस 940 प्लस 300, राइट। आगे रेंट एंड रॉयल्टी कितनी दिया है, रेंट और इंटरेस्ट इकट्ठा दिया हुआ हमें, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो इजी होगी बात। तो दैट इज 800। मिक्स्ड इनकम कितनी दी हुई है, मिक्स्ड इनकम इज 200 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया, देखो हमें कितना दिया हुआ है, 2000, फाइन, 2000 दिया हुआ है। तो इसको हम अगर ऐड ऑन करें तो दैट बिकम्स 4700, दैट बिकम्स 4700। एनडीपी एट क्या आ गया हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया, दैट इज 4700। तो इस मेथड से हम कहाँ अराइव करते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। और आगे क्या निकालने को बोला गया है, ऑपरेटिंग सरप्लस। आगे क्या निकालने को बोला गया है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता था, आरआईपी रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, फाइन। तो देखें कैसे निकलेगा ये, रेंट और इंटरेस्ट तो इकट्ठे ही दिए हुए थे हमें, दैट इज 800, और प्रॉफिट जो है वो इन तीनों का सम्मेलन था, 460 प्लस 940 प्लस 300, राइट। तो दैट बिकम्स 2500 इन टोटल। बट माय पॉइंट, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे, कोई भी यूनिट जो करोड़ में दी होगी या लाख में दी होगी, फाइन। तो जो ये मेथड है, इनकम मेथड हमारा, ये कहाँ अराइव करता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे अराइव करता है। तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अगर एनडीपी की जगह हमें एनएनपी दिया होता तो हम क्या करते, एनएफआईए को एनडीपी में ऐड कर देते। तो ये 5 कंपोनेंट से बनता है, PRIME। तो प्रॉफिट मुझे दिया नहीं हुआ था, पर मुझे याद है प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स थे, दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और डिविडेंड। अगर इनमें से 2 भी दिए होते तो आप 2 ऐड कर लेते, फाइन। रेंट एंड इंटरेस्ट हमें इकट्ठा ही दिया हुआ था। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम एंड COE। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज फाइंड आउट फ्रॉम रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। चलिए, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो हमें सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकलता था। Compensation of employees consists of 4 parts: wages and salaries in cash, in kind, employers' contribution to social security benefits, employees' contribution to social security benefits, पर हम इसे इंक्लूड नहीं करते। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन को एम्प्लॉयर का करते हैं, एम्प्लॉई का नहीं करते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE निकालते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहली बात तो ओल्ड एज पेंशन, ऊपर ही मेंशन किया गया था कि ओल्ड एज पेंशन नहीं आती कभी भी, बिकॉज ये गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। वेजेस एंड सैलरीज को इंक्लूड कर दे, दैट इज 60,000, फाइन। वेजेस एंड सैलरीज को पिकअप किया हमने। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन मिली है, इट मीन्स कि उसे क्या मिला है, काइंड में मिली है सैलरी। नहीं तो 30,000 उसे अपने रेंट में देना पड़ता, पर अब उसको ऐसे ही मिल गया है, तो एक सैलरी का ही पार्ट ही, सो 30,000 हो गया। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, और किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ये, एम्प्लॉयर का, तो इंक्लूड होगा ही होगा, फाइन। तो दैट इज 7,500। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की कोई भी चीज इंक्लूड नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉइज, ये भी नहीं इंक्लूड होगा। इट मींस ये 3 आइटम्स ही क्या होंगी, इसमें इंक्लूड होंगी, 60, 30 और 7,500। सो दैट बिकम्स 97,500 इज आवर आंसर। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाला है। ओल्ड एज पेंशन नहीं इंक्लूड करनी, बिकॉज वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है एक तरह का, ठीक है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज इन
कैश है, ये तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे बिकॉज 4 कंपोनेंट होते हैं। रेंट फी अकोमोडेशन एक तरह की काइंड में दी गई है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर का इंक्लूड करेंगे, एम्प्लॉय की कोई भी चीज को इंक्लूड नहीं करना। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मिक्स्ड इनकम। अब हमने क्या इंक्लूड करनी है, कैलकुलेट द मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है, एक कंपोनेंट है प्राइम का PRIME, तो ये मिक्स्ड इनकम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो हमने पिछले एक वीडियो में देखा था वैल्यू एडेड मेथड में कि हमें बाहर वाला कोई ना कोई एग्रीगेट दिया होता है, उसे हम अंदर वाला एक कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम दी हुई है, नेशनल इनकम दी हुई है। इट मीन्स हमें क्या अवेलेबल है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट अवेलेबल है। पर इस मेथड से, इनकम मेथड से हम कहाँ अराइव करते हैं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। इनकम मेथड कहाँ पे हमें अराइव करवाता है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे। इट मीन्स पहले हमें NNP को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे किसी में कन्वर्ट करें, NDP एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करें, राइट। तो देखें जिसको फाइंड आउट करना है बाहर रख लीजिए उसे, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज ये मेथड ही जब हम प्राइम को ऐड करते हैं तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट में ही अराइव होते हैं। ये ऐड करके NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को सर सारे फैक्टर सेम है, सिर्फ N और D की हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। तो क्या करेंगे इसमें, माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो NNP कितनी दी हुई है हमें, 2700 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पर ये कितने में दिए, माइनस में, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज 2750। ओके, आगे हम फिर मिक्स्ड इनकम फाइंड आउट करेंगे। प्राइम का मेथड लगा, अब NDP एट फैक्टर कॉस्ट पता लग गई, बाहर वाला फैक्टर पता लग गया, PRIM एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो COE लिख ले इसे, राइट, COE लिख लें। देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 500, रेंट कितना है 200, इंटरेस्ट कितना है 250, रेंट 200, प्रॉफिट 500, राइट। देयर आफ्टर मिक्स इनकम पता नहीं, वो फाइंड आउट करनी है हमने। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, यस दैट इज 1000। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में यहाँ रिटेन्ड अर्निंग्स भी दी गई हैं और कॉर्पोरेशन टैक्स भी दिया हुआ है, तो इनको इग्नोर करना है बिकॉज ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। फाइन, इनको पिकअप नहीं करना। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ना दिया होता मैं 200 प्लस 150 कर देती। फाइन, चलिए तो देखते हैं इनका टोटल क्या बनता है। तो 500, 200, 250 और 1000 कितना बन गया, 1950 प्लस मिक्स्ड इनकम। और NDP एट फैक्टर कॉस्ट हमने फाइंड आउट की थी, कितनी है 2750। तो मिक्स इनकम कैसे निकलेगी, 2750 माइनस 1950 इज इक्वल्स टू मिक्स्ड इनकम, सो दैट बिकम्स 800, दैट बिकम्स 800। तो मिक्स्ड इनकम कितनी आ गई हमारी, 800 की मिक्स्ड इनकम आ गई। फाइन, सो देखो हमने पहले क्या किया, इनकम मेथड से हम NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे अराइव करते हैं। हमें एक एग्रीगेट दिया हुआ था दैट इज नेशनल इनकम। पहले NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हमें पता है, नेशनल इनकम को हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, उसे NDP में कन्वर्ट किया, डोमेस्टिक और नेशनल की एडजस्टमेंट की, बाकी सारे फैक्टर सेम थे। फैक्टर टू डोमेस्टिक जाना था, नेशनल टू डोमेस्टिक जाना था, तो हमने क्या किया, NFIA को क्या किया, माइनस किया। फाइन, देयर आफ्टर ये माइनस में ही था तो वो प्लस में हो गया। उसके बाद हमें एक वेरिएबल नहीं दिया हुआ था यहाँ पे, तो उसको क्या किया, फाइंड आउट किया NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे आके। पॉइंट का नोट करना है हमने, जब हम इनकम मेथड कर रहे हैं तो हमारे पास NDP एट फैक्टर कॉस्ट होना चाहिए अगर हमने अंदर वालों में से कोई एक कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, बिकॉज जो इनकम मेथड है इट प्रोवाइड्स अस NDP एट फैक्टर कॉस्ट। फाइन, चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं हमारे वीडियो का।
इनकम मेथड किससे बनता है? 5 कंपोनेंट से बनता है, दैट इज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट के आगे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट ना दिया हो, इन तीनों में से 2 ऐड कर लो, जो भी दिए हुए हैं आपको, तीनों के तीनों दिए हैं तो तीनों ऐड कर लो। अगर प्रॉफिट भी दिया हुआ है और ये भी दिए हुए हैं तो अकेले प्रॉफिट्स ही उठाने हैं, बिकॉज इन तीनों की अमाउंट जो है प्रॉफिट में ऐड होगी ऑलरेडी। नेक्स्ट इज रेंट एंड रॉयल्टी, देयर आफ्टर इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमारे पास 4 चीजें आ जाती हैं, या तो कैश में, काइंड में, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन देखी हमने, एम्प्लॉयर का कोई भी कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, और एम्प्लॉय का नहीं गिनना हमने कोई, राइट। और जो हमारा इनकम मेथड है, इट अराइव्स एट एनडीपी, एड फैक्टर कॉस्ट ऑलवेज। अगर आपने इन चारों पांचों में से कोई भी कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो बाहर आपके पास एनडीपी एड फैक्टर कॉस्ट होना चाहिए। अगर आपको कोई और वेरिएबल दिया हुआ है तो पहले ऐसे एनडीपी एड फैक्टर कॉस्ट में क्या करो, कन्वर्ट करो, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा लास्ट मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, फाइन। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है आपने जरूर, ताकि आपके तीनों मेथड्स नेशनल इनकम के सिक्योर हो जाएं। हमारे नोट्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।